डियर स्टूडेंट्स, अपनों ने आणविक ठोस देख लिया था और आणविक ठोस देखे थे। आणविक ठोस में अपनों ने ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आवंटित आणविक ठोस देखे थे और आणविक आयनिक ठोस देखे थे। ये अपनों ने चार ठोसों के प्रकार देख लिए। अब उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने धात्विक ठोस देखेंगे। इसमें के धात्विक ठोस किसे कहते हैं। तो धात्विक ठोस से अपने को स्पष्ट होता है कि इसके अंदर जो अवयवी कण होंगे वो अवयवी कण कौन से होंगे, कोई परमाणु होंगे। जैसे यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ अवयवी कण इसमें कौन से होंगे, अवयवी कण इसमें कौन से होंगे, जैसे Ag कॉपर ये धातु हो गई, उसी प्रकार से कॉपर हो गई, जिंक हो गए, मरकरी हो गई, ये सारी क्या होती है, धातु होती है। अब ये धातु ये परमाणु अपने इनको सैंपल रूप से ये परमाणु के रूप में डिनोट करते हैं। मतलब इसमें जो अवयवी कण है वो कौन से हैं, परमाणु है। और ये परमाणु करते क्या है, तो ये अपने में से क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करते हैं। अपने को ये भी पता है कि परमाणु होते हैं, जो धातु होती है वो धातु का जो इंपॉर्टेंट गुण होता है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट गुण उनका होता है कि इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करना। जितने भी धातु अपनों ने देखी है इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन क्यों करती है, क्योंकि अपने को पता है कि धातुएं होती क्या है, चमकदार होती हैं। और चमकदार का ये गुण उसका किसके कारण होता है, अपने इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। उनका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे सूर्य की किरणें उन पर पड़ती हैं वो निम्न अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाता है। और उच्च ऊर्जा अवस्था में जैसे ही जाता है तो वहां पर कुछ समय तक रहता है और फिर अपने क्या होता है, मूल अवस्था में लौटता है। तो मूल अवस्था में लौटता है तो वो क्या करता है, विकिरणों को उत्सर्जित करता है। और वो विकिरण अपने को क्या देती है, दिखाई देती है, जिसके कारण अपने कहते हैं कि धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो धातुएं अपनों ने यूज की है, जो परमाणु के रूप में अपनों ने, यानी जो सिल्वर है, सिल्वर के बहुत सारे परमाणु अपनों ने एकत्रित कर लिए और ये किसका निर्माण कर लिया, धातु का निर्माण कर लिया। ठीक है। तो इसके अंदर जो ये धातुएं होती है ये मुख्य तो होती क्या है, इनके अंदर ये धातुएं धनायनों के रूप में रहती है, अपने धनायनों के रूप में क्रिस्टल में रहती है। व्यवस्थित रहती है। और इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन समांतर रहते हैं। समांतर का मतलब कि वो गमन कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, समांतर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे सिंपल सा आपको एग्जांपल बता दो, जैसे ये मान लो कोई समुद्र है और इस समुद्र के अंदर क्या है, एक टापू बना हुआ है। समुद्र के अंदर क्या बना हुआ है, एक टापू बना हुआ है। टापू को अपने क्या बोल देते हैं, कंडेल बोल देते हैं ना। और इसे क्या बोल दिया अपने, समुद्र बोल दिया। मतलब ये धातुएं होती है ना, धातु अपने धनायनों के रूप में क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में डूबी रहती है। इसे क्या बोल देंगे, धनायन बोल देंगे। और इसे क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र बोल दिया अपने, इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र बोल दिया। मतलब जो धात्विक ठोस होते हैं, धात्विक ठोस के अंदर जो धनायन होते हैं धातु के, वो क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में डूबे हुए रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, अपने को पता है, स्वतंत्र रहते हैं, जिसके कारण ये क्या करती है, चालकता दिखाती है। जो धातु अपने धात्विक ठोस देख रहे हैं, तो धात्विक ठोस के अंदर जो परमाणु यूज किए वो ज्यादातर किसके रूप में रहेंगे, धनायनों के रूप में रहेंगे। और धनायनों के रूप में रहने के कारण अपने कह सकते हैं कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनके चारों मतलब इर्द गिर्द क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे बोल दिया जाता है कि जो धनायन होता है वो इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र के अंदर क्या रहता है, डूबा हुआ रहता है। ये एक टाइप से आपको डायग्राम बेस में बताया कि धनायन ऐसे व्यवस्थित रहेंगे और इलेक्ट्रॉन इनके पास क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, जिसके कारण ये क्या करेंगे, विद्युत की चालकता दर्शाएंगे। ठीक है। तो अपने कह सकते हैं कि ये क्या होती है, जो धात्विक ठोस होती है, इसका रिजल्ट ये निकल के आता है। ये धात्विक ठोस क्या होती है, चालक प्रकृति की होती है। चालक प्रकृति का मतलब कि ये विद्युत व ऊष्मा का क्या करती है, चालन करती है। विद्युत व ऊष्मा का क्या करती है, विद्युत ऊष्मा का संचालन करती है, संचालन करती है। ठीक है।
सिंपल सी लैंग्वेज में आप सोचोगे कि इसे लिखेंगे कैसे, तो बस अपने को लिखना कुछ नहीं है, इसमें इतना सा कहना है कि धात्विक ठोस के अंदर अवयवी कण धन आयनों के रूप में रहते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण के रूप में जो धात्विक ठोस होते हैं, धात्विक ठोस के अंदर धन आयन कर्नेल के रूप में तथा इलेक्ट्रॉन समुद्र रूपी रूप में होते हैं। समुद्र रूपी रूप का मतलब कि स्वतंत्र रूप में होते हैं। इस स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातुओं में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है, विद्युत की चालकता पाई जाती है, ऊष्मा की चालकता पाई जाती है और अपने कह सकते हैं कि वो चमक तो बता ही दिया कि रंग पाया जाता है। ठीक है, तो अपने इस स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, इनके अंदर विद्युत की चालकता होती है और ऊष्मा का भी चालकता होती है और साथ में क्या होती है, इनमें चमक होती है और अपने कह सकते हैं कि रंग प्रदर्शित करते हैं। ये सारी गुण किसके कारण होता है, तो इन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। वो आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन छोटे से एग्जांपल के रूप में कि क्या कारण है कि धातु विद्युत की चालकता प्रदर्शित करती है, तो अपने लिखेंगे कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप में उपस्थित रहते हैं, जो क्या करते हैं, गमन करते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण ही क्या होती है, विद्युत की चालकता धातुओं में पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कौन कौन से धातुएं लिख सकते हो, तो जो ऊपर आपको लिखाए हैं, मरकरी लिख सकते हो, एयू लिख सकते हो, उसके बाद में मर्क्यूरियस लिख सकते हो, सॉरी सिल्वर लिख सकते हो, इसे मरकरी बोलते हो, कॉपर लिख सकते हो, जिंक लिख सकते हो। ये सारी क्या होती है, धात्विक ठोस होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, धात्विक ठोसों में काउंट किए जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि धात्विक ठोस की चमक का कारण, विद्युत की चालकता का कारण या फिर ऊष्मा की चालकता का कारण, तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। धात्विक ठोस के एग्जांपल पूछेगा तो धात्विक ठोसों के अंदर कौन कौन से, धात्विक ठोस के अंदर कौन कौन से लिख सकते हो, तो सिल्वर लिख सकते हो, कॉपर, जिंक और मरकरी लिख सकते हो। और इनके इसी गुण के कारण मतलब ये धनायन क्या होते हैं, पूरे जकड़े हुए रहते हैं, इसी के कारण इनका गलनांक खतरनाक क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक खतरनाक क्या होता है, उच्च होता है। मतलब आयनिक ठोसों से ज्यादा नहीं होता, बस जो आणविक ठोस है उनसे उच्च होता है। आणविक ठोसों से गलनांक खतरनाक किसका उच्च है, धात्विक ठोस का, और धात्विक ठोसों से गलनांक खतरनाक किसका जाता है, तो आयनिक ठोसों का। ठीक है, आयनिक ठोसों का इतना ज्यादा गलनांक खतरनाक होने का कारण उनमें प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल का होना है। ठीक है, तो ये धात्विक ठोसों के बारे में अपने को सिर्फ ये 5 चीजें लाइनें ध्यान में रखनी है। धात्विक ठोस क्रिस्टल धन आयनों के रूप में व्यवस्थित रहेगा, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रहेंगे, इन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण ये गुण होंगे, और ये एग्जांपल लिखो और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आता है सहसंयोजक ठोस, या इसे बोल देते हैं नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोस या फिर नेटवर्क ठोस बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब होगा, पहले आपको नाम लिख देता हूं, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस या इसे बोलते हैं नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस। आपको कुछ दोनों में से एक नाम जरूर दे देगा, वो कि सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस से क्या समझते हो आप, या इन ठोसों में, इन ठोसों के बारे में कुछ बताइए। तो इनके बारे में सिर्फ सिंपल सा लिखना है कि सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के नाम से स्पष्ट है कि इनके जो अंदर जो अवयवी कण होंगे वो कौन से होंगे, परमाणु होंगे। अवयवी कण क्या होंगे, अवयवी कण सहसंयोजक बंध से बंधे हुए परमाणु होंगे, सहसंयोजक बंध से बंधे हुए परमाणु होंगे, से बंधे हुए परमाणु। इनके अंदर अवयवी कण कौन से होंगे, तो अवयवी कण परमाणु होंगे, लेकिन वो परमाणु कौन से बंध से जुड़े हुए मिलेंगे, अपने को सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए मिलेंगे। और इनमें जो ये सहसंयोजक बंध होगा ये क्या होगा, बहुत ही ज्यादा प्रबल होगा। सहसंयोजक बंध की प्रकृति कौन सी होगी, तो बहुत ही ज्यादा प्रबल प्रकृति की होगी। सहसंयोजक बंध की प्रकृति कौन सी होगी, तो अत्यधिक प्रबल प्रकृति होगी, अत्यधिक प्रबल प्रकृति।
मतलब इसके अंदर जो अवयवी कण परमाणु है वो प्रबल सहसंयोजक बंधों से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और ये सहसंयोजक बंध कौन से होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। ये सहसंयोजक बंध अपने को पता है कि सहसंयोजक बंध कौन सी प्रकृति के होते हैं, दिशात्मक प्रकृति का होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको हीरा दे दिया जाए तो हीरे के अंदर क्या पाया जाएगा, प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। और हीरा किसका एग्जांपल होगा, तो ये सहसंयोजक ठोस का एग्जांपल होगा। क्यों, नेटवर्क का मतलब है कि हीरे के अंदर जो सहसंयोजक बंध है यानी कार्बन की जो श्रृंखला होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा लंबी होगी। मतलब जैसे एक नेटवर्क का जाल होता है, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर बहुत लंबा होता है, उसी प्रकार से हीरे के अंदर जो कार्बन की संरचना होगी यानी कार्बन का जो जाल बिछा होगा वो क्या होगा, बहुत ही जटिल होगा और बहुत ही ज्यादा क्या होगा, प्रबल होगा, जिसे अपने क्या नहीं कर पाएंगे, आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि अपने को पता है ना कि हीरे की संरचना जब निकालते हैं तो हीरे की संरचना इस टाइप से निकलती है, ये इसके साथ अटैच रहता है, ये इसके साथ ऐसे करके संरचना बनी होती है, फिर ये इधर आ जाते हैं। मतलब ये एक तरह से जटिल संरचना बना के रखता है ना हीरा ऐसे, जिसे अपने समझ ही नहीं पाते कि कौन सी संरचना चल रही है। यानी जैसे नेटवर्क का जाल अपने को जल्दी से समझ नहीं आता कि कौन सी तार कैसे जा रही है, कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, उसे समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा अध्ययन करना पड़ता है उस चीज के बारे में। उसी प्रकार से ये होते हैं सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। इनमें क्या होते हैं कि जो अवयवी कण या जो परमाणु होते हैं वो प्रबल सहसंयोजक बंधों से इस प्रकार से बंध जाते हैं कि उनको आसानी से खोलकर अपने समझ नहीं पाते कि उनकी संरचना कैसी है। बहुत ज्यादा अध्ययन के बाद में अपने को पता चलता है कि इनकी संरचना इस टाइप से निकल कर आ रही है। तो क्योंकि सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, तो इनके बीच में जो बंध होगा वो उस बंध का क्या होगा, एक निश्चित दिशा होगी। ठीक है, उसके बाद में सिंपल से इनके एग्जांपल ध्यान में रखिए अपने को। एग्जांपल कौन कौन से होंगे, तो इनके अंदर एग्जांपल होंगे, हीरा हो गया, सबसे प्रबल कठोर होता है। पहले तो इनकी प्रकृति बता देता हूं। अगर ये इतने ज्यादा इनमें गुण पाए जा रहे हैं तो ये क्या होंगे, अत्यधिक कठोर होंगे, अत्यधिक कठोर, या फिर अपने बोल सकते हैं अत्यधिक कठोर होते हैं, उच्च गलनांक गुणांक रखते हैं, अत्यधिक उच्च गलनांक गुणांक। अब यहाँ पर मैं वर्ड लगा रहा हूं अत्यधिक उच्च गलनांक गुणांक, इसका मतलब कि जो आयनिक ठोस थे उनसे भी क्या होंगे, ये अत्यधिक ज्यादा गलनांक या गलनांक रखेंगे। तो अत्यधिक उच्च गलनांक गुणांक होता है इनका। आपसे पूछ लिया जाए कि सहसंयोजक ठोसों के गलनांक का गुणांक आयनिक ठोसों से उच्च क्यों होते हैं, तो आप लिखोगे कि सहसंयोजक ठोसों के अंदर अत्यधिक प्रबल जो अवयवी परमाणु या अणु होते हैं वो प्रबल सहसंयोजक बंधों से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और ये सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए क्या लगती है, ज्यादा एनर्जी लगती है। और इनका क्या रहता है, एक टाइप से नेटवर्क का जाल बना रहता है। इस जाल को तोड़ने के लिए, इनकी संरचना को भंग करने के लिए ज्यादा क्या लगती है, एनर्जी लगती है। इसलिए सहसंयोजक ठोस क्या रखते हैं, ज्यादा गलनांक रखते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हीरा हो गया, उसके बाद में हीरे के बाद में सिलिका कार्बाइड हो गया, जिसे अपने क्या लिख देते हैं, SiC। और क्या हो गया इसे एग्जांपल, बोरोन नाइट्रेट हो गया, बोरोन नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद में ग्रेफाइट हो गया, उसके बाद में ग्रेफाइट के बाद में और लिख सकते हो सिलिका हो गया। ये सारे किसके एग्जांपल हैं, तो ये सहसंयोजक ठोसों के एग्जांपल है। तो ये क्या होते हैं, विद्युत की कुचालकता प्रदर्शित करते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। हीरे में कोई चालकता नहीं होती, सिलिका कार्बाइड में भी कोई चालकता नहीं होती, बोरोन नाइट्रोजन में भी कोई चालकता नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट में होती है, अपने को पता है। तो अब आपको पूछेगा कि ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस होने के बावजूद भी विद्युत की चालकता प्रदर्शित करता है, इसका क्या कारण है। तो ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है, लेकिन इसकी जो संरचना होती है, इसकी एक विशेष संरचना होती है। मतलब संरचना का मतलब
कि इनके जो परतें होती है वो एक दूसरे पर क्या रहती है, फिसलती हुई रहती है। जैसे इस टाइप से आपको एक परत बन जाएगी, फिर दूसरी परत इस टाइप से बन जाएगी, फिर तीसरी परत ऐसे बन जाएगी, इनके गोलों के साथ ही बनती है। अब ये परतें क्या रहती है, एक दूसरे पर चिकनाई होती है इनकी परतों में, और ये एक दूसरे पर क्या रहती है, चिकनाई के कारण फिसलती हुई रहती है। इसी विशिष्ट संरचना के कारण क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत की चालकता प्रदर्शित करता है। शॉर्ट में या सिंपल सा में, ग्रेफाइट की जो प्रत्यय संरचना होती है वो प्रत्यय संरचना एक दूसरे पर क्या रहती है, फिसलती हुई रहती है, जिसके कारण ग्रेफाइट संशोधित ठोस होने के बावजूद भी क्या करता है, विद्युत की चालकता प्रदर्शित करता है। चालकता प्रदर्शित करने का कारण इसकी विशिष्ट संरचना है। विशिष्ट संरचना का मतलब कि इसकी संरचना कौन सी होती है, प्रत्यय संरचना होती है, और प्रत्यय संरचना होने के कारण इनकी परतों पर क्या रहती है, चिकनाहट रहती है, और ये चिकनाहट के कारण एक दूसरे पर फिसलती रहती है, और इनके फिसलन से क्या होता है, ये विद्युत की चालकता प्रदर्शित करती है। किसके कारण, एक विशिष्ट संरचना के कारण विशिष्ट संरचना पाई जाती है इसके अंदर। विशिष्ट संरचना कौन सी, प्रत्यय संरचना, प्रत्यय संरचना। इस प्रत्यय संरचना के कारण ये क्या करता है, विद्युत की चालकता प्रदर्शित करता है, विद्युत की चालकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है। ग्रेफाइट विद्युत की चालकता क्यों प्रदर्शित करता है, ग्रेफाइट की एक विशिष्ट संरचना होती है, विशेष संरचना प्रत्यय संरचना होती है। ये प्रत्यय क्या होती है, एक दूसरे पर फिसलती रहती है, इसके फिसलन से क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है या ऊष्मा का प्रवाह होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं। ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है उसका संकरण अवस्था क्या होती है, sp2 होती है, जबकि हीरे के अंदर जो कार्बन होता है उसकी संकरण अवस्था क्या होती है, sp3 होती है। ठीक है, अब आपसे कंपैरिजन में पूछ ले कि ग्रेफाइट की संरचना और हीरे की संरचना में क्या डिफरेंस है, तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है कि हीरे की एक जटिल संरचना होती है, यानी जटिल संरचना होती है, जबकि ग्रेफाइट की एक विशिष्ट संरचना होती है। हीरे की संरचना को आसानी से समझा नहीं जा सकता, ग्रेफाइट की संरचना को आसानी से समझा जा सकता है। हीरा अत्यंत कठोर होता है, विद्युत की कुल चालकता प्रदर्शित करता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत की चालकता प्रदर्शित करता है और ये नरम होता है। हीरे में जो कार्बन परमाणु होता है वो sp3 संकरित होता है, ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु होता है वो sp2 संकरित होता है। बस ये इनके बीच में क्या कर दोगे आप, डिफरेंस बता दोगे। ठीक है, ग्रेफाइट नरम विद्युत की चालकता प्रदर्शित करने का एक ही रीजन लिखोगे आप, विशिष्ट संरचना, ब्रैकेट में लगा दोगे प्रत्यय संरचना, जिसके कारण प्रत्यय एक दूसरे पर क्या रहती है, फिसलती रहती है। ये इनके एग्जांपल लिख दोगे, सहसंयोजक ठोस प्रबल एक अत्यधिक गलनांक रखने का कारण कि इनके बीच में जो सहसंयोजक बंध होता है वो अत्यधिक प्रबल होता है, और प्रबल होने के साथ साथ में कौन सी प्रकृति का होता है, दिशात्मक प्रकृति का होता है। इस दिशात्मक प्रकृति का होने के कारण ये क्या रखते हैं, ज्यादा गलनांक रखते हैं। ठीक है, तो दाहचयिक ठोस और सहसंयोजक ठोस अपने कंप्लीट होते हैं इसी के साथ ही। अब अपने ने टोटल कितने 5 देखे हैं, टोटल वैसे तो 4 देखे, लेकिन चारों के बीच में भी क्या है, अपने को पता है कि आणविक ठोस के अंदर 3 भाग हैं, फिर आयनिक ठोस है, फिर धात्विक ठोस है और फिर सहसंयोजक ठोस है। कुल मिलाकर कितने ठोस हो गए, तो 5 ठोस हो गए ना। फिर 5 ठोस हो गए या 6 ठोस होते हैं, सॉरी, इन 6 ठोसों को अपने एक बार शॉर्ट में यानी चार्ट के रूप में लिख लेते हैं, इनके बीच में कौन सा आकर्षण होता है, इनकी प्रकृति क्या होती है, इजीली अपने पास क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे पहले यहां पर लगा देता हूं मैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो कौन से होते हैं, अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, अध्रुवीय अणु या परमाणु, ये क्या होते हैं, इनके बीच में अवयवी कण होते हैं। ये ठोस का प्रकार है, ठोस का प्रकार यहां पर लिख दिया मैंने, अवयवी कण
यहाँ पर मैंने लिख दिया आकर्षण, इनके बीच में आकर्षण कौन सा होगा, और लास्ट में एग्जाम्पल लिख दिया, उदाहरण लास्ट में एग्जाम्पल। तो इनके बीच में आकर्षण कौन सा होगा, दुर्बल परीक्षण या लंदन बल बोल सकते हैं, दुर्बल परिक्षेपण या फिर लंदन बल एग्जाम क्या होगा, इनके बीच में आकर्षण होगा। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, तो एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो ना, आर्गन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गए, क्लोरीन हो गए, ये सारे क्या हो जाएंगे, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर क्या क्या है, तो इनके बीच में जो अवयवी कण होते हैं वो अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, उनके बीच में जो आकर्षण होता है वो कौन सा होता है, दुर्बल परिक्षेपण बल होता है, या फिर लंदन बल बोल सकते हो, या फिर वांडरवाल बल बोल सकते हो। तो यहाँ पर इनकी गलनांक लिख देता हूं मैं, गलनांक क्या होगा इनका, नीमक। और प्रकृति आपको पता ही है कि इनकी प्रकृति क्या होगी, विद्युत की चालकता में देखेंगे तो कुचालक प्रकृति की होगी। दूसरा अपने लिखते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होंगे, तो ध्रुवीय आणविक ठोस के अंदर जो अवयवी कण होंगे वो कौन से होंगे, तो ध्रुवीय अणु या परमाणु होंगे, ध्रुवीय अणु या परमाणु, इसमें क्या होंगे, अवयवी कण होंगे। और इनके बीच में आकर्षण कौन सा होगा, तो द्विध्रुव, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बंद होगा इनके बीच में। और एग्जाम्पल पूछे आपसे तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, तो एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो आप SO2 या फिर HCl, ये इसके क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा अपने देखा था हाइड्रोजन आवंतित ठोस, हाइड्रोजन आवंतित ठोस यानी हाइड्रोजन बंध से बंधे हुए ठोस। तो इनके बीच में जो अणु या परमाणु होंगे से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके बीच में इंपॉर्टेंट है कि इनके अणु या परमाणु अवयवी कण कौन से होंगे इसके अंदर, अणु या परमाणु। इनके बीच में आकर्षण कौन सा होगा, तो हाइड्रोजन बंध का आकर्षण होगा। और एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो H2O बर्फ लिख सकते हो और अमोनिया लिख सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार में आपने देखा था फोर्थ कौन सा था, तो आयनिक ठोस, आयनिक ठोस के अंदर अपनों ने देखा क्या कि जो अवयवी कण है वो कौन से हैं, धनायन या ऋणायन होते हैं, धनायन ऑब्लिक ऋणायन, इसमें क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। और इनके बीच में आकर्षण कौन सा होता है, तो स्थिर विद्युत आकर्षण बंध होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बंध होता है। और लास्ट में अपनों ने इनके एग्जांपल देखे थे, तो एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, या फिर Na2SO4 हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, इनके एग्जांपल हो जाएंगे जहां पर अपने को आयन मिलेंगे। पांचवा अपनों ने देखा था धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस के अंदर जो अवयवी कण कौन से होते हैं, धातु परमाणु होते हैं, धातु परमाणु होते हैं। और इनमें आकर्षण कौन सा होता है, तो इनमें आकर्षण किसी भी टाइप का आकर्षण नहीं होता, अपने कह सकते हैं। और एग्जांपल के तौर पर लिखेंगे Au, Hg, और अपने लिख सकते हैं Hg, कॉपर, जिंक, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने सिक्स देखा था, सिक्स कौन सा देखा है, तो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क। इसके अंदर अपने ने क्या देखा है, इसके अंदर अवयवी कण कौन से होते हैं, तो परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं। और इनके बीच में आकर्षण कौन सा होता है, तो परवल सहसंयोजक बंध का आकर्षण होता है, सहसंयोजक बंध का क्या होता है, इनमें आकर्षण होता है, परवल। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख दो कि हीरा, सिलिका कार्बाइड, बोरोन नाइट्राइड
और उसके साथ में आप लिख सकते हो सिलिका। ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पर गलनांक अतरांक की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, फिर इसका इससे ज्यादा हो जाएगा, इसका उच्च हो जाएगा, इसका अत्यधिक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब पहले सबसे ज्यादा गलनांक अतरांक इसका, दूसरा नंबर पर इसका, तीसरे पर इसका, चौथे पर इसका, पांचवें पर इसका और छठे पर इसका। ये क्या होते हैं कि गलनांक अतरांक का क्रम होता है। आपसे वो डायरेक्ट पूछ लेगा, इतने सारे ठोस दे देगा और पूछेगा कि इनके बढ़ते हुए गलनांक अतरांकों का क्रम लिखिए। तो बढ़ते हुए गलनांक अतरांकों को अपने को क्या लिखना है, क्रम लिखना है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, संयोजन नाइट्रो ठोस का, फिर आयनिक ठोस का, फिर धात्विक ठोस का, फिर हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का, फिर ध्रुवीय आणविक ठोस का और लास्ट में किसका होगा, अध्रुवीय आणविक ठोस का क्या होगा, सबसे ज्यादा गलनांक अतरांक होगा। विद्युत की चालकता का क्रम पूछ ले तो विद्युत की चालकता का क्रम सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, तो धात्विक ठोस के अंदर होगा, उसके बाद में गलित अवस्था में आयनिक ठोसों में होगा, उसके बाद में किसी में भी विद्युत की चालकता नहीं होगी। सबसे ज्यादा विद्युत की चालकता किसके अंदर होगी, धात्विक ठोस के अंदर, उसके बाद में आयनिक ठोसों की गलित अवस्था में, उसके बाद में किसी में भी नहीं होगी। संयोजक या नाइट्रेट ठोस में एक ग्रेफाइट आता है, उसका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा कि ये भी क्या करता है, विद्युत की चालकता दर्शाता है। ये अपने को चार्ट रखना है बनाकर। ठोस के प्रकार लिख लेना, अवयवी कण लिख लेना, आकर्षण लिख लेना, फिर उनकी प्रकृति लिख लेना। प्रकृति का मतलब विद्युत की चालकता या ऊष्मा की चालकता का अभिप्राय होता है, ठीक है। उसके बाद में एग्जांपल लिख लेना, लास्ट में इसके क्या लिख लेना, गलनांक अतरांक लिख लेना। डायरेक्ट आपको 6 ठोस दे देगा और कुछ कहेगा कि इनके बढ़ते हुए गलनांक अतरांकों के क्रम में इनको क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले संयोजक, फिर आयनिक, फिर धात्विक, फिर हाइड्रोजन आबंधित, फिर ध्रुवीय, फिर अध्रुवीय और लास्ट में किसी को नहीं रखना। यहाँ तक अपने ठोसों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। कल अपने ठोसों की संरचना के अंदर जो क्रिस्टलीय जालक होते हैं, एक-एक कोशिका होती है, अभिविकर्ण होते हैं, वो किस प्रकार से त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित रहते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट है और अलविदा, थैंक यू।